स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान है और आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एनीमिया इन चिल्ड्रन। एनीमिया इन चिल्ड्रन जिसे आप आम भाषा में बच्चों में खून की कमी होना समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि अगर बच्चों में खून की कमी हो जाएगी तो इस खून की कमी से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ में बच्चों की ग्रोथ किस तरीके की होगी, बच्चों की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो कैसे प्रभावित होगी। साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि एनीमिया के टाइप क्या होते हैं और किसी बच्चे को अगर एनीमिया हो जाता है तो आप इसे कैसे पहचानेंगे कि आपका बच्चा एनीमिक है, इसमें खून की कमी हो गई है। और साथ ही साथ में अगर इसको एनीमिया हो गया है तो इसका इलाज क्या है, यानी इसे आप कैसे ठीक करेंगे, इन सारे विषयों में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एनीमिया के बारे में। जब एनीमिया इन चिल्ड्रन की आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट इज आरबीसी और द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज शॉर्ट में जिसे आप एचबी लिखते हैं इन द ब्लड इज बिलो द नॉर्मल। यानी कहना यह चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी या आपका जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल से जब कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो नॉर्मल वैल्यू है बच्चे की, इसमें जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे का जेंडर क्या है, यानी वो फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है, साथ ही साथ में एल्टीट्यूड ऑफ रेजिडेंसी, यानी वो बच्चा आपका पहाड़ों में रहने वाला है या बच्चा समतल पर रहने वाला है, तो इस चीज पर हीमोग्लोबिन की वैल्यू डिपेंड करती है। मैं आपको थोड़ा और आगे की बातें बताना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो इससे क्या होगा, दिस लीड्स टू रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। यानी आप जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड में, इस हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ले जाना, यानी ये लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाकर के बॉडी के अलग अलग अंगों को देता है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो डिलीवरी होगी, ऑक्सीजन को जो ले जाने की क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस कारण से बच्चे में क्या होगा, इस वजह से बच्चे में कॉजिंग फटीग, पैलर और पुअर ग्रोथ एंड अदर कॉम्प्लिकेशन, यानी आपका बच्चा बहुत जल्दी थक जाएगा, साथ ही साथ में बच्चे की जो बॉडी है वो आपको पीली दिखाई दे सकती है। और क्या होगा, बच्चे की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि एनीमिया जो कंडीशन है अगर ये बच्चे में होगी तो बच्चे का बहुत जल्दी थकना हो जाएगा, बहुत जल्दी उसकी सांस फूलने लगेगी और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से नहीं होगी। मैं थोड़ी सी और आगे की बातें आपसे करना चाहूंगा और एक स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल स्लाइड है जहां पे नंबर ऑफ आरबीसी आप देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ आरबीसीज हैं। और यहाँ पे एक एनीमिक बच्चे की ये स्लाइड देख रहे हैं जहां पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आरबीसी क्या है, कम हो चुकी है। तो इस फोटोग्राफ को आपको अपने दिमाग में रखना है। थोड़ा सा और आगे की बातें करते हैं और जानते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो बच्चों में किस प्रकार से डिपेंड करती है एज के अनुसार। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो न्यूबॉर्न है आपका, इसमें आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या है, 14 से लेकर 24, यानी 14 ग्राम से लेकर के 24 ग्राम पर डेसीलीटर आपकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है न्यूबॉर्न के अंदर। ठीक है, तुरंत जो जन्मा बच्चा है उसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर के 6 साल की होती है, उस दौरान जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है वो है 10 से लेकर के 14 ग्राम पर डेसीलीटर, ध्यान देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका बच्चा 6 साल से 12 साल के बीच में है तो हीमोग्लोबिन की इसमें जो नॉर्मल रेंज है वो है 11 से लेकर के 15 ग्राम। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब बच्चा आपका एडोलसेंट है यानी 18 साल या उससे ऊपर की एज में एंटर कर रहा है, तो ध्यान रखना इस समय बच्चे के अंदर जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो सिमिलर टू एडल्ट होना चाहिए। और ये कितना होना चाहिए, तो अगर ये बॉयज चाइल्ड है यानी अगर ये लड़का है तो इसके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू मोर देन 13 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। और अगर ये फीमेल चाइल्ड है यानी ये गर्ल है तो इसमें ये वैल्यू आपकी मोर देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। यानी अगर आप एक नॉर्मल बच्चे को देखेंगे तो यहां से कुछ पैरामीटर्स आप देख सकते हैं कि बच्चे में नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके बाद बातें करते हैं
कि एनीमिया के कारण क्या हो सकते हैं, यानी किन कारणों से बच्चे में खून की कमी हो सकती है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। हमने देखा था कि आरबीसी का कम हो जाना आपका एनीमिया कहलाता है। तो अगर किसी कारण से आरबीसी कम बनेंगी शरीर में, उनका प्रोडक्शन कम होगा, तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, आरबीसी कम हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है। इसमें मेन कारण जो आपको ध्यान रखना है दैट इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी अगर हमारे बच्चे को न्यूट्रिशन बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, और खासकर ध्यान देंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब यहाँ पे मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूंगा और आपको ये बताना चाहूंगा कि बच्चे की जो इनिशियल 5 ईयर की एज है, उसमें बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है। और अगर किसी बच्चे के अंदर खून की कमी होगी, साथ ही साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चों में जो खून की कमी का कारण है वो है आपका आयरन की डेफिशिएंसी, यानी आयरन की कमी होना। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर बच्चे में इनिशियल 5 साल में आयरन की कमी रहती है, तो आयरन का बहुत बड़ा रोल है ब्रेन के डेवलपमेंट में। यानी अगर बच्चे में आयरन सफिशिएंट मात्रा में नहीं होगा, तो बच्चे का जो मानसिक विकास है, बच्चे का जो बौद्धिक स्तर का विकास है, वो बहुत अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो पहले 5 सालों के अंदर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे में उस दौरान आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आयरन की कमी होगी तो इससे आगे चल के क्या होगा, इससे एनीमिया डेवलप होगा। ध्यान देंगे आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन कॉज है इन चिल्ड्रन, यानी अगर बच्चों में आपसे पूछे कि एनीमिया होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका आयरन की कमी होना। नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है, न केवल भारत में ये जो कॉज है वर्ल्ड वाइड कॉज है। अब आपको मैं दूसरा इसमें जो कारण बताना चाहूंगा दैट इज द फोलेट डेफिशिएंसी, यानी आयरन डेफिशिएंसी के साथ साथ में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो भी आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा। उसके बाद आप ध्यान देंगे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, यानी अगर न्यूट्रिशन में बच्चे के आयरन कम होगा, फोलेट कम होगा, विटामिन बी 12 कम होगा, तो इससे नंबर ऑफ आरबीसी भी शरीर में क्या होंगी, कम बनेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे बोन मैरो अगर फेलियर हो जाती है, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में, ल्यूकीमिया की कंडीशन में, या कोई क्रोनिक इलनेस है, कोई लंबे समय से अगर बच्चे में बीमारी है, तो उसकी वजह से भी, इंफेक्शन वगैरह की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा, यानी उसके अंदर एनीमिया डेवलप हो सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप इस बात को देख करके ये कहेंगे कि आयरन की अगर डेफिशिएंसी हुई है तो आयरन को सप्लीमेंट कर देते हैं, आयरन की दवा लिख देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयरन का सप्लीमेंटेशन लिखना ही नहीं, यानी आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आयरन सप्लीमेंट देने से आपका बच्चा एनीमिक नहीं होगा, तो यहाँ पे आप गलत हैं। आयरन का सही सप्लीमेंटेशन देना, सही तरीके से देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़े और आगे की बातें करते हैं और मैं आपसे बात करता हूं कि इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। पहला पॉइंट हमने देखा था कि आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम हो। दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि अगर आरबीसी तो ठीक बन रही है लेकिन वो टूट फूट ज्यादा हो रही है, उनका डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, तो उस वजह से भी क्या होगा, एनीमिया डेवलप हो जाएगा और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोलिसिस। इसमें आप देखेंगे अगर बच्चे के अंदर कोई हेरिडेटरी डिजीज है, जन्मजात कोई बीमारी है, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या आपका हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस है, या आपका G6 पीडी की डेफिशिएंसी है, ये वो कारण हैं जो इनहेरिटेड हैं, जो माँ बाप से बच्चों में जाते हैं। इन कारणों से भी बच्चे के अंदर एनीमिया डेवलप हो सकता है, यानी खून की कमी हो सकती है। कुछ एक्वायर्ड डिजीज के बारे में बात करें तो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, यानी आपका शरीर स्वयं ही आरबीसी का ब्रेकडाउन कर रहा हो। या नेक्स्ट आप देख सकते हैं मलेरिया की वजह से या सर्टेन ड्रग्स की वजह से भी क्या हो सकता है, बच्चे के अंदर आपका एनीमिया डेवलप हो सकता है, कुछ टॉक्सिन्स वगैरह की वजह से। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मलेरिया एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों में एनीमिया डेवलप होने का। ये सारी बातों के बाद मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलता हूं और आपको बताऊंगा कि ब्लड लॉस की वजह से भी एनीमिया डेवलप हो सकता है। अब ब्लड लॉस की वजह से जो एनीमिया डेवलप होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे दो फेजेज हैं, दैट इज द एक्यूट फेज और दूसरा है क्रोनिक फेज। एक्यूट फेज का मतलब क्या है, ऑल ऑफ सडन कुछ हुआ, जैसे बच्चों में कोई ट्रॉमा हुआ,
कोई सर्जरी हुई है या कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हुई है, तो इसकी वजह से भी बच्चे में खून की कमी हो सकती है। यानी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई या किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है, तो उसमें जो ब्लड लॉस होता है उसकी वजह से बच्चे में एनीमिया डेवलप हो सकता है और इसे हम एक्यूट की कंडीशन में रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनिक, यानी लंबे समय में धीरे धीरे खून की कमी होना। इसमें देखेंगे इंटेस्टिनल पैरासाइट। अब मैं आपको यहाँ पे दोबारा से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो इंटेस्टिनल पैरासाइट्स होते हैं, जिसे हम वर्म इन्फेस्टेशन कहते हैं, चाहे वो आपका हुक वर्म हो, चाहे वो आपका पिन वर्म हो, इनकी वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा एनीमिया डेवलप होता है। यानी आप ये देख सकते हैं कि वर्म का इन्फेस्टेशन इज वन ऑफ द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डेवलपिंग एनीमिया। नेक्स्ट आप बात करेंगे पेप्टिक अल्सर। अगर बच्ची में पेप्टिक अल्सर हो जाता है या हैवी मेंस्ट्रुएशन हो जाता है एडोलसेंट गर्ल्स के अंदर, तो ये भी कारण हो सकते हैं एनीमिया डेवलपमेंट के। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि वर्म इन्फेस्टेशन एक अगेन बहुत बड़ा कारण है, जिस तरीके से हमने बात की थी आयरन डेफिशिएंसी की। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रन। अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने मेनली इसको 3 क्लास में कैटेगराइज किया है। पहली क्लास के बारे में बात करेंगे, दैट इज द माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब जैसा इसका नाम बता रहा है माइक्रोसाइटिक, यानी यहाँ पर साइज ऑफ आरबीसी कम होता है और साथ ही साथ में इसमें हीमोग्लोबिन भी कम होता है, इसीलिए इसे हाइपोक्रोमिक कहा जा रहा है। जैसे स्मॉल पेल आरबीसी यानी छोटी और पेल कलर की आरबीसी होती हैं, यानी येलोइश कलर की आरबीसी होती हैं, इसका मेन कारण है दैट इज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आप देख सकते हैं कि बच्चे में अगर आयरन की कमी होगी तो उससे जो एनीमिया डेवलप होगा वो आपका माइक्रोसिटिक होगा, यानी वहां पे आरबीसी का साइज छोटा होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी आप बच्चे में जीबीपी कराते हैं, जीबीपी क्या है, जनरल ब्लड पिक्चर, तो जो आप जीबीपी कराते हैं उसमें आपको ये सारी चीजें देखनी है। जीबीपी में देखेंगे नेक्स्ट कारण हो सकता है थैलेसीमिया और क्रोनिक डिजीज। यानी किसी बच्चे के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण आपका आयरन की कमी हो सकती है। दूसरा कारण बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे थैलेसीमिया जैसी कंडीशन हो सकती है, या कोई क्रोनिक बीमारी हो सकती है, जैसे हमने बात की थी वर्म का इन्फेस्टेशन हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे आप मैक्रोसिटिक एनीमिया। नाम जैसा सजेस्ट कर रहा है मैक्रोसिटिक, यानी जहां पर आरबीसी कैसी होंगी, लार्ज आरबीसी होंगी। ध्यान देंगे, अब ये जो लार्ज आरबीसी होती हैं ये मेनली आपको किस कारण से होगी, तो दैट इज द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। यानी अगर बच्चे में विटामिन B12 की कमी है तो इससे जो एनीमिया होगा ये मैक्रोसिटिक होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे फोलेट की कमी से, और नेक्स्ट वन इज द बोन मैरो फेलियर। यानी अगर इन कारणों में, अगेन मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगा कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और जानते हैं नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, यानी साइज ऑफ आरबीसी भी ठीक है और साथ ही साथ में हीमोग्लोबिन भी उसमें ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आरबीसी का नंबर कम होगा। तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से, या आपका हीमोलिटिक एनीमिया, या क्रोनिक डिजीज की वजह से। तो हमने अभी आपसे बात की थी कि अगर किसी बच्चे में एक्यूट ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से भी एनीमिया डेवलप हो सकता है। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और जानते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में। यानी किसी बच्चे में अगर खून की कमी हो चुकी है, बच्चा आपका एनीमिक हो चुका है, तो आप कैसे पहचानेंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कुछ जनरल कैरेक्टर, जैसे पेलर, यानी बच्चे की जो स्किन होगी वो कैसी होगी, येलोइश नजर आएगी, पेल नजर आएगी। नेल बेड उसके आपको कैसे नजर आएंगे, व्हाइटिश और येलोइश नजर आएंगे। साथ ही साथ में आप कंजक्टाइवा जब आप देखेंगे तो आपको कंजक्टाइवा डार्क जो है व्हाइट नजर आएगी, एकदम चमकीली व्हाइट नजर आएगी। तो इस तरीके से आप कुछ जनरल कैरेक्टर देख सकते हैं। साथ ही साथ में बच्चा थकान की शिकायत करेगा, स्कूल वगैरह से आके बच्चा बोलेगा कि उसे बहुत जल्दी थकान हो जाती है। आपका बच्चा इरिटेबल हो सकता है और वीकनेस की कंप्लेन कर सकता है, यानी उसे कमजोरी होती है, चिड़चिड़ा रहेगा बच्चा। नेक्स्ट आप देखेंगे पुअर फीडिंग इन इन्फेंट। अगर ये बच्चा छोटा है तो ये दूध वगैरह पीने में इरिटेबल होगा, दूध अच्छे से नहीं पिएगा, खाना अच्छे से नहीं खाएगा, और इस बच्चे में क्या हो जाएगी, ग्रोथ डिलेड हो जाएगी, डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ध्यान देंगे, बच्चे के अंदर जो आपके
डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं, वो जैसे आप देखेंगे कि बच्चा कितने समय पे बैठने लगता है, कितने समय पे चलने लगता है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर डिले होने लगेंगी। यानी जितने समय में आपका बच्चा चलना चाहिए या बात करना चाहिए या चीजों को पहचानना चाहिए, उतने समय में वो नहीं पहचानेगा, यानी जो उसके ग्रोथ के जो माइलस्टोन है वो कहीं ना कहीं डिले हो जाएंगे। नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग में आप देखेंगे तो काइलोनेकिया यानी नाखून जो होंगे उसके स्पून शेप के हो जाएंगे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड है। काइलोनेकिया के साथ साथ में बच्चे के अंदर जॉइंटिस डेवलप हो जाएगा। काइलोनेकिया में आपको ध्यान रखना है कि ये आयरन डेफिशिएंसी में आपका मेनली पाया जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। थोड़ा और आगे की बातें करता हूं मैं आपसे, और ये जो फोटोग्राफ है इसको देख करके आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर बच्चा आपका एनीमिक है तो इसकी बॉडी आपको पेलर नजर आएगी, साथ ही साथ में बच्चा आपका इरिटेबल होगा, बहुत चिड़चिड़ा होगा, और बच्चा आपका लिथार्जी होगा, यानी माँ बाप बच्चे की ज्यादातर कंप्लेन करेंगे कि ये कुछ करता नहीं है, ये एकदम पड़ा रहता है, तो लिथार्जी रहेगा, और साथ ही साथ में इसकी जो फीडिंग हैबिट है वो बहुत ज्यादा पुअर होगी। इस डायग्राम को थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखिएगा ताकि आपको आयरन डेफिशिएंसी के कुछ साइन और सिम्टम्स आपको याद रहे। थोड़ा और आगे की बातें करता हूं और बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि किसी बच्चे में आपको एनीमिया फाइंड आउट करना है तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और सिंपल टेस्ट है दैट इज द कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे आप सीबीसी कहते हैं। यहां से आप हीमोग्लोबिन का वैल्यू पता कर सकते हैं, हीमेटोक्राइट की वैल्यू पता कर सकते हैं, एमसीबी, एमसीएच और एमसीएचसी, ये पैरामीटर्स आपको एनीमिया के बारे में अपडेट करते हैं, तो सीबीसी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। नेक्स्ट आप देखेंगे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, जिसका मैंने आपको डायग्राम शुरुआत में दिखाया था। नंबर ऑफ आरबीसी यहां से आप देख सकते हैं, शेप और साइज ऑफ आरबीसी आपका, यानी जो मैंने नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक बात की थी वो आपका पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से देख सकते हैं। उसके बाद रेटिकुलोसाइट काउंट आप देख सकते हैं, ये आपकी बोन मैरो की जो एक्टिविटी है उसको बताती है, क्योंकि आप जानते हैं जो रेटिकुलोसाइट्स होती हैं यानी जो इमेच्योर आरबीसी होती हैं वो आपकी कहां बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं। इसी तरीके से आप उसकी आयरन स्टडीज करा सकते हैं, सीरम आयरन करा सकते हैं, फेरिटिन करा सकते हैं, टोटल बाइंडिंग आयरन कैपेसिटी इसको करा सकते हैं। तो ये कुछ जांचें हैं। साथ ही साथ में आप विटामिन का लेवल, मेनली आप विटामिन बी12 और फोलेट यानी विटामिन बी7 जिसे आप कहते हैं, इसको जांच करा सकते हैं। स्टूल का एग्जामिनेशन करा सकते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन क्यों कराएंगे, क्योंकि इससे आपको क्या पता चलेगा, इसको बच्चे के अंदर वर्म का इन्फेस्टेशन है कि नहीं, इसके बारे में आप स्टूल एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिल्ड्रन एनीमिया, यानी अगर बच्चे के अंदर एनीमिया डेवलप होगा तो इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दैट इज द डिलेड फिजिकल ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, यानी बच्चे की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं डिलेड हो जाएगी, उसमें प्यूबर्टी बहुत लेटर स्टेज में डेवलप होगी। साथ ही साथ में इंपेयर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ध्यान देंगे बच्चे का जो मानसिक विकास है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि नेशनल लेवल पर भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी स्कीमें पिछले 20-30 साल से चलाई जा रही हैं, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एनीमिया मुक्त करें। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम जो स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है ये ज्यादातर स्कीमें फेल हो जा रही है। हमारे यहाँ पर आज भी 50 से लेकर के 60% जो बच्चे हैं 1 से लेकर 5 वर्ष तक, वो सभी एनीमिया से सफर कर रहे हैं। और जब ये बच्चे एनीमिया से सफर करते हैं तो इनका जो कॉग्निटिव फंक्शन है, इनका जो इंटेलेक्चुअल है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, और यही बच्चे आगे चल के समाज का हिस्सा बनते हैं, यही हमारे देश की फाउंडेशन बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल कंसर्न है कि हमको अपने बच्चों को एनीमिया मुक्त रखना है ताकि बच्चों का मानसिक विकास अच्छा हो सके, क्योंकि यही जो ब्रेन है जो अभी हम डेवलप कर रहे हैं ये आगे चल के हमारे देश का भविष्य बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉग्निटिव फंक्शन बच्चे के प्रभावित हो जाएंगे, पुअर स्कूलिंग हो जाएगी, यानी उसकी परफॉर्मेंस पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी नहीं होगी, और ये कारण आपका एनीमिया होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, यानी उनकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होगी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। हार्ट से संबंधित रोग हो जाएंगे, हार्ट प्रॉब्लम जैसे टेकिकार्डिया है, हार्ट फेलियर इन सीवियर केसेस, यानी अगर बच्चे के अंदर एनीमिया डेवलप होगा तो आप देख सकते हैं कि कितने सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनहेरिटेड एनीमिया की वजह से, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया,
और ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि केवल और केवल आपका एनीमिया इतने सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रन, यानी किस तरीके से आप इसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहला जो दैट इज द ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, यानी एनीमिया के केस में किस कारण से एनीमिया डेवलप हुआ है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो बताना चाहूंगा कि बच्चों के केस में डिवॉर्मिंग ऑफ पैरासाइट इन्फेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखेंगे, डिवॉर्मिंग का मतलब जो बच्चों में आप कीड़े मारने की जो दवा देते हो, आप पूछते हो पेरेंट्स से कि कीड़े मारने की जो दवा दी, यानी कीड़े मारने की दवा कौन सी देते हो, तो इसमें जो आप एल्बेंडाजोल देते हो, एल्बेंडाजोल देते हो, एल्बेंडाजोल, ये एल्बेंडाजोल आपको बच्चे को हर हाल में हर 6 महीने पे, एवरी 6 मंथ, ध्यान रखेंगे एवरी 6 मंथ, यानी हर 6 महीने पे बच्चों को एक बार आपको क्या कराना है, डिवॉर्मिंग करानी है। उसके बाद ट्रीट इन्फेक्शन, अगर बच्चे में कोई इन्फेक्शन है जैसे मलेरिया है या ट्यूबरक्लोसिस है तो उसका आपको सही से इलाज करना पड़ेगा। स्टॉप पॉजिटिव ड्रग और टॉक्सिन्स, यानी कुछ दवाइयां अगर बच्चे में एनीमिया डेवलप कर रही हैं तो उनको आपको बंद करना पड़ेगा। बात करते हैं न्यूट्रिशनल थेरेपी की, तो न्यूट्रिशनल थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट अगेन आप ध्यान देंगे आयरन सप्लीमेंटेशन। अब मैं आपको यहां ये बताना चाहूंगा कि आयरन का सप्लीमेंटेशन लिखना ही इस बात का सलूशन नहीं है कि बच्चा आपका एनीमिया से बच जाएगा। आयरन के सप्लीमेंटेशन को लिखने के लिए या लिखते वक्त कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है कि जो आयरन सप्लीमेंटेशन का टेस्ट है वो बहुत अच्छा नहीं होता, वो मेटेलिक टेस्ट होता है, तो बच्चे जनरली से अवॉइड करते हैं। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि एनीमिया को ट्रीट करने के लिए जो आयरन का सप्लीमेंटेशन है वो एक लंबे समय तक चलाना पड़ता है। कई बार हमें ये दवा 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक देनी पड़ती है, तो बच्चे जनरली इस दवा को बीच में ही तोड़ देते हैं या पेरेंट्स उनको उतनी लंबे समय तक दवा नहीं देते हैं। तो आयरन का सप्लीमेंटेशन का अपना साइड इफेक्ट है, इसकी वजह से बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, यानी बच्चों में कब्ज डेवलप होने लगती है। टेस्ट इसका बहुत अच्छा नहीं है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक लेनी पड़ती है। इस वजह से आप आयरन के सप्लीमेंटेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। आयरन सप्लीमेंटेशन में ओरली अगर आप देना चाहते हैं तो इसमें फेरस सल्फेट दे सकते हैं और इसकी जो डोज है 3 to 6 mg पर केजी, ध्यान देंगे पर डे एलिमेंटल आयरन है, ठीक है। फेरस सल्फेट के बाद आपका फेरस एस्कॉर्बिट भी आता है ना, फेरस एस्कॉर्बिट भी आता है, फेरस एस्कॉर्बिट। और मैं साथ में आपको यह भी बताना चाहूंगा एस्कॉर्बिट, जो फेरस एस्कॉर्बिट है वो कहीं ना कहीं सल्फेट से ज्यादा बेटर है, बिकॉज जो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, जो एस्कॉर्बिक एसिड आप जानते हैं ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, यानी आप जानते हैं आयरन एसिडिक मीडिया में एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट बात करेंगे फोलेट और विटामिन बी12 का सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं व्हेन डेफिशिएंट। जब बच्चा आपका फोलेट की डेफिशिएंसी है या विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है तो उसमें इन सप्लीमेंटेशन को आपको देना पड़ेगा। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और कुछ डाइटरी एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा। डाइटरी एडवाइस में आपको क्या करना है, आयरन रिच फूड देना है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देनी है बच्चों को, जैगरी देना है, लेग्यूम्स दाल वाली चीजें देनी है, नॉनवेज में आप लिवर है, मीट, जो फोर्टिफाइड सीरियल्स दे सकते हैं जिनके अंदर आयरन का सप्लीमेंटेशन ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे विटामिन सी रिच फूड दे सकते हैं, जैसे ऑरेंज है, आंवला आप ध्यान रखेंगे वन ऑफ द मोस्ट रिच सोर्स ऑफ द विटामिन सी, लेमन दे सकते हैं, और साथ ही साथ में ये आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहांस करते हैं। यानी जब भी आप किसी बच्चे को आयरन का सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप विटामिन सी को भी कंसीडर करेंगे या खट्टे फलों को कंसीडर करेंगे, जिनको देने की वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा खासा होगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइड एक्सेसिव काउ मिल्क, वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर हम अगर इंडिया के बारे में बात करें, हमारे यहाँ पर ज्यादातर जो बच्चे टॉप फीड कराए जाते हैं, यानी माँ के दूध के अलावा जिनको दूध दिया जाता है, जनरली हम गाय का दूध देते हैं। तो गाय के दूध पर इस तरीके की कुछ रिसर्च आई है जो आपको ध्यान में रखना है। अवॉइड एक्सेसिव काउ मिल्क इन टॉडलर। अब आप इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है, यानी जो काउ मिल्क है
इसमें इस तरीके के कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा नहीं होता है। और हमारे यहाँ पर तो गाय को माता कहा जाता है। इनिशियली माँ का दूध रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, गाय के दूध से, बट ये रिसर्च में पाया गया है कि ये बहुत अच्छा नहीं है और इससे बच्चों में एनीमिया डेवलप हो सकता है या होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं कब, इंडिकेटेड, अगर बच्चा आपका सीवियरली एनीमिक है ना, अगर उसमें खून की कमी ज्यादा है तो उस दशा में इंडिकेटेड इन सीवियर सिम्टोमेटिक एनीमिया, आपको याद रखना है कि जब बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर होगी उस कंडीशन में, और साथ ही साथ में अगर बच्चा आपका सिकल सेल एनीमिया है उसमें, तो इसमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर होगी, तो इस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून देने का प्रावधान है। तो इस तरीके से ये कुछ चेंजेस आपको करने हैं। नाउ बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, बच्चों में एनीमिया कैसे रोका जाए, इसके लिए मैं आपका ध्यान 2 सेकंड के लिए आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें कारण है या जो प्रिवेंशन का मेथड है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी बच्चे के जन्म के 6 महीने तक आपको ध्यान रखना है माँ के दूध के अलावा बच्चे को कुछ नहीं देना चाहिए, बिकॉज जो माँ का दूध है ये बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है। इवन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी भी नहीं देना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को एनीमिया से बचा सकते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ, हालांकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें अगर आपका बच्चा कभी बीच में बीमार पड़ता है तो कोई आपको ड्रॉप रिकमेंड किया जाता है, कोई सिरप दिया जाता है, कोई ओआरएस दिया जाता है, कोई घोल दिया जाता है, तो आप इसको जरूर पिलाएं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई बोलता है कि बच्चे को घुट्टी पिला दीजिए, कि बच्चे को पानी पिला दीजिए, बच्चे को शहद चटा दीजिए, ये सारी हरकतें आपको पहले 6 महीने में नहीं करनी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पहले जो 6 महीने होते हैं। लेकिन अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन होता है, दस्त होते हैं, तो उसमें ओआरएस या आपकी कोई मेडिकेशन जो आपके डॉक्टर ने रिकमेंड की है तो वो दी जा सकती है। नेक्स्ट आप देखेंगे आयरन सप्लीमेंटेशन इन हायर रिस्क ग्रुप, अगर बच्चे के अंदर किसी भी तरीके का कोई रिस्क फैक्टर शामिल है, जैसे आप देख सकते हैं बच्चा अगर आपका प्रीटर्म यानी समय से पहले जन्म हुआ है, या बच्चे का जो बर्थ के टाइम पे जो वजन है वो कम है, यानी लो बर्थ आपका बेबी है, ठीक है, और साथ ही साथ में एडोलसेंट के केस में या आपकी जो फीमेल चाइल्ड है, मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल है, तो उसके अंदर आप आयरन का सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। रूटीनली डिवॉर्मिंग कराएंगे जिसकी मैंने आपसे चर्चा की है एज पर WHO। आपको ध्यान रखना है WHO का शेड्यूल कहता है कि बच्चों में हर 6 महीने पे हमें क्या करना है, डिवॉर्मिंग करानी है, यानी एंटी हेलमिंथिक ड्रग एल्बेंडाजोल वगैरह आप जो देते हैं वो आपको देनी है। साथ ही साथ में बैलेंस्ड डाइट देनी है, बैलेंस डाइट विद आयरन और फोलेट और विटामिन B12 रिच होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करनी है। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का मतलब क्या है, इसमें आप कंट्रोल करेंगे कुछ ऐसी बीमारियों को जो एनीमिया का कारण हो सकती हैं। कंट्रोल ऑफ मलेरिया, हुकबॉर्म और ट्यूबरकुलोसिस, यानी ये सारे वो मेजरमेंट हैं जिनसे आप बच्चे के अंदर खून की कमी को यानी एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको एनीमिया से संबंधित कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको एनीमिया इन चिल्ड्रन समझने में हेल्पफुल रहा है, आपको लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छा वीडियो था, तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहूंगा कि हम इसी तरीके से प्रैक्टिकल कुछ क्लासेस रन करते हैं जिसमें हम क्लिनिकल की क्लासें लेते हैं, फार्मा की क्लासें लेते हैं, मेडिसिन की क्लास कवर करते हैं, बायोकेमिस्ट्री कवर करते हैं, यानी आपके मेडिकल फील्ड के मैक्सिमम टॉपिक को हम इसी तरीके से कवर करते हैं। और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि इस वीडियो में हम वो कंटेंट लें जो आपके प्रैक्टिस से संबंधित है, जो आपके डेली लाइफ से संबंधित है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।